क्या है उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग प्रक्रिया? चॉइस फिलिंग में किन बातों का रखना है ध्यान? अलॉटमेंट के बाद क्या करना होता है? अपग्रेडेशन का प्रोसीजर क्या है? क्या एडमिशन लेने के बाद सीट छोड़ सकते हैं? अगर हाँ तो इसके क्या नियम हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट कब वापस होती है? और मॉप अप राउंड से जुड़े हुए कुछ अहम सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में। तो पूरी जानकारी कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूं ताकि आगे की काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको किसी भी तरीके की परेशानी न आए। सबसे पहले शुरुआत करूंगा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर से। राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड हैं, लेकिन जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन ले लिया है उन्हें राउंड 2 में दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि मॉपअप राउंड में हर एक कैंडिडेट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है। 1000 रुपए के फॉर्म चार्जेस होते हैं वहां पे, लेकिन जो लोग रजिस्टर करते हैं वही मॉपअप राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। वो भी राउंड 1 के लिए कंप्लीट हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिमांड ड्राफ्ट लगता है। यह प्रक्रिया भी एक बार ही होती है, यानी कि अगर आप राउंड 1 में ये सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं तो आपको राउंड 2 में करने की जरूरत नहीं है। मॉपअप में क्या करना है यह वीडियो के आगे के हिस्से में बताऊंगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एक बार ही जमा करना पड़ता है। अगर राउंड 1 में कर चुके हैं तो राउंड 2 में नहीं करेंगे। वापस कब मिलती है सिक्योरिटी डिपॉजिट? तो राउंड 2 की काउंसलिंग होने के बाद आपने जिस नोडल सेंटर पे जमा की थी वहीं से जाके वापस ले सकते हैं। इससे संबंधित एक नोटिस आती है। वो नोटिस आने के बाद आप संबंधित नोडल सेंटर पे जहां आपने जमा की थी चले जाएंगे, आसानी से वापस ले सकते हैं। किन परिस्थितियों में वापस मिलती है? अगर आपने राउंड 1 और 2 पार्टिसिपेट किया है, आपको कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है, उस परिस्थिति में यह जो डिमांड ड्राफ्ट है यह आपको उस अलॉटेड कॉलेज से वापस मिलेगा। लेकिन अगर आपको राउंड 1 या फिर राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिली है, उस कंडीशन में नोडल सेंटर से यह डिमांड ड्राफ्ट आपको वापस मिलेगा। अगर मान लेते हैं राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है या फिर राउंड 2 में आपकी फ्रेश अलॉटमेंट होती है और आप उस सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, इस परिस्थिति में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिमांड ड्राफ्ट है वो सरकार जब्त कर लेती है। चलिए अब चॉइस फिलिंग के बारे में समझते हैं। राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जारी है। चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इनवैलिड डिटेल्स की अगर एरर आ रही है आपको, तो यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी और आप एक नया पासवर्ड रीसेट करेंगे। उस पासवर्ड से आप चॉइस फिलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। कितनी चॉइसेस भरनी है? तो कम से कम आप 1 या फिर 0 भी भर सकते हैं। जितने कॉलेजेस में एडमिशन लेने की इच्छा हो सिर्फ उसी कॉलेजेस को चुनिए। राउंड 1 फ्री एग्जिट नहीं है। जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहां पे एडमिशन लेना आपके लिए अनिवार्य होगा। ऐसे में कॉलेज का जो सिलेक्शन है वो कॉलेज की क्वालिटी और फीस स्ट्रक्चर और अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप सोच समझ के करेंगे। कई सारे सवाल ऐसे भी हैं कि ऑल इंडिया कोटे में सीट मिल गई है, डीम्ड में सीट मिल गई है, तब उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी डिपॉजिट बचानी है, तब क्या करेंगे? आप कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तब भी आप एलिजिबल रहेंगे राउंड 2 के लिए। इसके साथ साथ आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वह भी सुरक्षित रहेगी। चॉइस फिलिंग कैसे करें यह एक बड़ा सवाल है। आप में से कई सारे स्टूडेंट ने मुझसे भी पूछा है, लेकिन जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उनसे मैं लगातार कहता आया हूं कि उत्तर प्रदेश एक मजबूरी वाला विकल्प है। सारे कॉलेजेस यहाँ अच्छे नहीं हैं, बहुत गिने चुने कॉलेजेस ही हैं जो कि अच्छे हैं। उनका चयन आप मेरिट के हिसाब से कर सकते हैं। जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, फिर से डाल दूंगा, और जो कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर है वह भी मैंने डाल रखा है। तो आप फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और कट ऑफ के हिसाब से अपनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के बारे में एक बेहद जरूरी जानकारी जरूर रखिए कि उत्तर प्रदेश में चॉइस फिलिंग में ऑटो लॉक का फीचर नहीं होता है। जो भी चॉइसेस आप भरते हैं तय समय सीमा से पहले उसे लॉक करना जरूरी है, वरना आपकी चॉइसेस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसे में बहुत जल्दीबाजी भी न दिखाएं, लेकिन समय रहते अपने चॉइसेस को लॉक भी जरूर कर लें। आइए अब आपको अलॉटमेंट प्रोसीजर के बारे में बताता हूं। चॉइस लॉक होने के बाद जिस दिन अलॉटमेंट आएगी, दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको सीट अलॉट होगी या फिर नहीं होगी। अगर सीट अलॉट नहीं होती है तब आप राउंड 2 के लिए वेट करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो कट ऑफ है वो राउंड 1 में ही सबसे ज्यादा लो होती है।
है। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाएगी, अगर उन्हें कोई सरकारी कॉलेज मिला है तो वो सीधे उस सरकारी कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करेंगे और जो भी सरकारी कॉलेज की फीस है वो उसे भर के अपने मूल प्रमाण पत्र वहीं पे जमा करके अपने राउंड 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया को वहां पे पूर्ण कर लेंगे। बात करें ऐसे कैंडिडेट्स की जिनको प्राइवेट कॉलेज की सीट अलॉट होगी, उनके अलॉटमेंट लेटर पर एक नोडल सेंटर है वो दर्ज होगा। टोटल 11 नोडल सेंटर बनाए गए हैं। आप अगर जानना चाहें तो अपने स्क्रीन पे मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इन्हीं 11 सेंटर में से कोई एक सेंटर आपके अलॉटमेंट लेटर पे अंकित होगा। खासकर जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके पास वाला ही नोडल सेंटर जो है वो अलॉट किया जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि आपको सेंटर पे क्या लेकर जाना है। आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो रहेंगे ही, यानी कि 10-12 की मार्कशीट रहेगी, आपकी आइडेंटिटी कार्ड रहेगी, उत्तर प्रदेश का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो रहेगा, वेरिफिकेशन स्लिप रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो रसीद है वह भी रहेगी, फोटोग्राफ्स भी रहेंगे। इसके साथ साथ दो और डॉक्यूमेंट हैं। एक आपका मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होगा जो कि आप किसी भी डॉक्टर से आसानी से बनवा सकते हैं, और दूसरा अगर आपके 12 के बाद कोई गैप है तो एक गैप सर्टिफिकेट होगा। ये आसानी से आप कोर्ट में जाके एफिडेविट एक बनवा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ साथ आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी ट्यूशन फीस, जी टोटल बजट की बात नहीं कर रहा हूं, ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं, जो कि सरकार ने अपने आदेश में जारी की है, उस सेम अमाउंट का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनेगा? उसी नाम से जिस नाम से आपने 2 लाख का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था, यानी कि यूपी डीजीएमई पेएबल एट लखनऊ के नाम से वो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। यह डिमांड ड्राफ्ट और अपने सारे मूल दस्तावेज लेके आप नोडल सेंटर पे जाएंगे। आपके नोडल सेंटर पे ये डॉक्यूमेंट्स और डिमांड ड्राफ्ट को जमा कर लिया जाएगा। अगर आप राउंड 2 में अपग्रेड नहीं भी करना चाहते हैं तब भी आपको राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रक्रिया ही कुछ ऐसी है। मान लेते हैं कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी कोई कॉलेज अलॉट हो गया है या फिर ऑल इंडिया कोटे में कोई सीट अलॉट हो चुकी है और आपके मूल दस्तावेज वहां जमा हैं, तब क्या करेंगे? क्योंकि एमसीसी का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है, हो सकता है अलॉटमेंट लेटर भी तब तक जारी हो जाए। इस परिस्थिति में आपने जिस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा किया है वहां से जो रसीद होती है, जो आप फीस पेमेंट करते हैं कॉलेज की, उस फीस पेमेंट के साथ और अपने मूल अभिलेखों की जो छाया प्रति होती है, जेरॉक्स कॉपीज होती हैं, उनके साथ नोडल सेंटर पे रिपोर्ट करेंगे और वहां पे आपसे डिमांड ड्राफ्ट ट्यूशन फी का रिसीव करके आपको राउंड 2 तक के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। यानी कि इसके बाद आपको समय दिया जाएगा कि आप उस कॉलेज से रिजाइन करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाके वापस सौंप सकें। अब बात करते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 की काउंसलिंग होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। राउंड 1 की सारी चॉइस फिलिंग खत्म हो जाती है, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे या तो कॉलेज अपग्रेड होगा या फिर नहीं होगा। सरकार ये कहती है कि दोनों ही परिस्थिति में आपको फिर से नोडल सेंटर पर आना है, लेकिन 2020 में यह देखने को मिला था कि ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं मिला था उनको सीधे सीधे उस कॉलेज को रिपोर्ट करने को कहा गया था जो कि उन्हें अलॉटमेंट में मिला था। यही प्रक्रिया इस बार भी दोहराई जाएगी। तब आपको क्या करना है कि राउंड 2 में जब आपकी सीट अपग्रेड नहीं होगी तब जो आपकी बची हुई ट्यूशन फीस है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है और जो अदर चार्जेस हैं, ये तीनों चीजें आपको आपके अलॉटेड कॉलेज में जाकर जमा करनी होंगी। फिर से दोहरा देता हूं कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है वही आपका नोडल सेंटर होगा, और प्राइवेट कॉलेज के मामले में जो नोडल सेंटर आपके अलॉटमेंट लेटर पे अंकित होता है वहीं पे आपको रिपोर्ट करना होता है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में भी सीट नहीं मिली थी और राउंड 2 में भी सीट नहीं मिलेगी, वो चाहे तो मॉप अप राउंड में भी अपीयर हो सकते हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में अलॉटमेंट मिली उन्हें भी अपग्रेडेशन में जाना ही होगा। अगर वो अपग्रेडेशन नहीं चाहते हैं तो राउंड 2 में कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जो कि राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट लेकर आएंगे, इन दोनों लोगों को राउंड 2 के समय में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दोहरा देता हूं, जो फ्रेश अलॉटमेंट वाले लोग होंगे वो पहले नोडल सेंटर रिपोर्ट करेंगे, लेकिन जिनको राउंड 1 में अलॉटमेंट मिली थी और राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं मिली है वो अपने अलॉटेड कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे और वहां पे जाके फीस की और अदर चार्जेस की जो रकम है वो जमा करेंगे। अब कई बार ये देखने को मिला है कि राउंड 1 में अलॉटमेंट के बाद
कैंडिडेट जो हैं वो अलॉटेड कॉलेज में चले जाते हैं और कॉलेज वाले उन पे तमाम तरीके का दबाव बना देते हैं कि जल्दी से अदर चार्जेस और हॉस्टल चार्जेस आप जमा कर दो, आपको ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि कॉलेज वाले कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, बट यह नियम के अंतर्गत नहीं आता है। जो नियम है वो यही है कि राउंड 1 में आपको सिर्फ ट्यूशन फीस का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना है, वो भी यूपी डीजीएमई के नाम का, और वो जो जमा होगा नोडल सेंटर पे होगा। हॉस्टल, अदर चार्जेस, मेस चार्जेस जो कुछ भी हैं, यह रकम आपको राउंड 2 में ही जमा करनी है आपके अलॉटेड कॉलेज में जाकर। आइए अब मॉप अप राउंड के बारे में बता देता हूं। मॉप अप राउंड में कौन से लोग एलिजिबल हैं? ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 या फिर राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली थी, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 या फिर राउंड 2 में अलॉटमेंट तो मिला था लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो गई, वो मॉप अप राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फिर से देनी होगी। दूसरा नियम ये है कि राउंड 2 के एडमिशन से मॉप अप को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तीसरा नियम यह है कि मॉप अप राउंड में हर एक कैंडिडेट को 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना होता है। चौथा नियम भी है वो ये है कि मॉप अप राउंड जो है वो ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन जहां भी होगा वहां पे जब आप पार्टिसिपेशन के लिए पहुंचेंगे तो जो भी कॉलेजेस हैं उनके ट्यूशन फीस की अमाउंट की डीडी आपके पास होनी चाहिए। डीडी फिर से यूपी डीजीएमई के नाम की होनी चाहिए और साथ में 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिमांड ड्राफ्ट भी होना चाहिए। जो कैंडिडेट सरकारी कॉलेज के लिए मॉप अप राउंड में जाएंगे वो 30,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेके जाएंगे और अलॉटमेंट के बाद आपको पूरी की पूरी एडमिशन प्रक्रिया वहीं पर कंप्लीट करनी होगी। यानी कि जो प्राइवेट के कैंडिडेट्स हैं उनका 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जो है वो जमा हो जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे, जो कॉलेज की फीस का डिमांड ड्राफ्ट है वो भी जमा हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो अदर चार्जेस हैं और जो बाकी की रकम होती है कॉलेज की वो कॉलेज को चेक के माध्यम से उनको वहीं पर जमा कर देनी होगी। तो यह थी मॉप अप की प्रक्रिया। अब चलिए इस कंडीशन पे चर्चा करते हैं कि मान लेते हैं राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है, आपने एडमिशन भी ले लिया है, लेकिन ऑल इंडिया कोटे के राउंड 2 में या फिर डीम्ड के राउंड 2 में आपको कहीं और सीट मिल जाती है और अब आप उत्तर प्रदेश की सीट को छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में नियम क्या है? ऐसे में आपको राउंड 2 जब शुरू होगा उत्तर प्रदेश का, उसकी जो चॉइस फिलिंग की डेट होगी उससे क्लियर 2 डेज यानी कि 2 दिन पहले अपने नोडल सेंटर पे जहां आपने एडमिशन लिया था वहां रिपोर्ट करना होगा और वहां पे जाके आपको आपके एडमिशन को कैंसिलेशन कराना होगा। डेट दोहरा देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर राउंड 2 के लिए जो चॉइस फिलिंग है वो 15 फरवरी से शुरू हो रही है तो आपको क्लियर 2 दिन यानी कि 14 और 13 को छोड़ देंगे, आपको 12 फरवरी को ही नोडल सेंटर पे जाना होगा और वहां पे जाके अपनी सीट को रिजाइन करना होगा। ऐसी परिस्थिति में जब आप रिजाइन करते हैं तब आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो पूरी तरीके से आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन आपने जो फीस जमा की थी इसमें से 10% का डिडक्शन सरकार कर लेगी। ऑल इंडिया कोटे डीम्ड के अलावा अगर आपको किसी दूसरे राज्य से भी अलॉटमेंट मिलती है तो भी उत्तर प्रदेश में सीट छोड़ने का यही नियम लागू होगा। लेकिन उन कैंडिडेट्स का क्या जिन्हें कोई सीट नहीं मिली? वो भी सीट छोड़ सकते हैं लेकिन उनका नुकसान ज्यादा होगा। उन्हें क्या करना है? सेम टाइमलाइन उनके लिए भी होगी। चॉइस फिलिंग के क्लियर 2 डेज पहले उनको नोडल सेंटर पे रिपोर्ट करके अपनी सीट को रिजाइन कर देना है। लेकिन इनको नुकसान कितने का होगा? इनके सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो फीस इन्होंने जमा की है दोनों में से 50% सरकार काट लेगी और बाकी के बचे हुए 50% इनको वापस कर दिए जाएंगे। राउंड 1 से अपग्रेड होकर राउंड 2 चले गए या फिर राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट हुई, अगर इसके बाद भी सीट छोड़ने की जरूरत हो तब क्या नियम है अब वो बता देता हूं। मॉप अप राउंड जो कि ऑफलाइन होता है उसकी जो भी निर्धारित डेट होगी उससे फिर क्लियर 2 दिन पहले, एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर 13 मार्च को मॉप अप राउंड की डेट रखी गई है तो 12 और 11 को छोड़ दीजिए, 10 मार्च को शाम के 4 बजे तक आपके नोडल सेंटर पे जहां पे आपने अपनी फीस की रकम जमा की थी वहां आपको जाना होगा। 50% का नुकसान फिर से उठाना होगा डिमांड ड्राफ्ट और ट्यूशन फीस दोनों पर, आधी फीस आपको वापस मिल जाएगी और आप सीट छोड़ पाएंगे। अगर मॉप अप राउंड बीत जाता है तब छोड़ना चाहें फिर क्या होगा? मॉप अप राउंड बीत जाने तक आप अपने ट्यूशन फी की पूरी रकम 3 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसके साथ साथ जो हॉस्टल की फीस है वो और जो अदर चार्जेस हैं वो, ये सारी चीजें जमा कर चुके होंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा होंगे। ऐसे में अगर आप सीट छोड़ना चाहें तो जरूर छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी रकम आपको वापस नहीं मिलेगी, आपके मूल दस्तावेज ही सिर्फ वापस दिए जाएंगे।
साथ साथ सरकार ने यह भी लिख रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट जिसे राउंड 2 के बाद 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल चुकी थी वो सीट छोड़ देता है तो उसकी ट्यूशन फी और बाकी के अदर चार्जेस तो जब्त होंगे ही, उसे 2 लाख रुपए वापस लाके सरकार को देने होंगे। तो ये नियम थे किस तरीके से अलॉटेड सीट आप छोड़ सकते हैं। यानी कि राउंड 1 में एक बार सीट अलॉट हो गई, एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी नुकसान है, एडमिशन लेके छोड़ते हैं तो भी नुकसान है। तो उत्तर प्रदेश है, सोच समझ के डिसीजन लेंगे, इस हिसाब से ही चॉइस फिलिंग करेंगे। बाकी स्टेट की जो काउंसलिंग है वो भी चल रही है, उस पर भी नजर बनाए रखिए। और हमारे चैनल से आपको लगातार नीट के अपडेट्स मिलते रहते हैं। एडमिशन प्रक्रिया मैंने बता दी आपको उत्तर प्रदेश की, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखा दें। मैं जल्द मिलता हूं, तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।